नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं और ट्रांजैक्शंस तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता कि आईटीआर कैसे फाइल करें। लोग सीए और एडवोकेट्स के पास जाने से डरते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही फीस ली जाती है, इसलिए लोग सीए और एडवोकेट्स के पास जाने से थोड़ा-सा कतराते हैं आईटीआर फाइलिंग को लेके। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूपीआई करते हैं और आपको आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर फाइल तो करना ही चाहिए और आप अगर खुद से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप खुद से अपना आईटीआर फाइल कर पाएँगे। यहाँ दोस्तों एक चार्ट के ज़रिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा यूपीआई हो जाए, तो हमें किस तरीके से अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, वो आपको पूरा इस वीडियो में समझने को मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आजकल दोस्तों कई सारे व्यापार ऐसे हैं, कई सारे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जिसको हम बोलेंगे, कि वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। उन्होंने जीएसटी नंबर को नहीं लिया हुआ है। एक्चुअल में उनको जीएसटी नंबर लेने की नीड ही नहीं है। स्मॉल बिजनेस है, अपना छोटा बिजनेस है, छोटा टर्नओवर है, तो वो जीएसटी की लिमिट से भी बाहर है एक तरह से देखा जाए तो उनको जीएसटी नंबर लेने की नीड नहीं है और जीएसटी नंबर नहीं लिया है। लेकिन काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जीएसटी नंबर लेना है और कितनी लिमिट पर लेना है। तो अगर आप जीएसटी की लिमिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी एक वीडियो सजेस्ट करूँगा। आप मेरे चैनल पर आएँगे और चैनल पर आने के बाद आप वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप मेरे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट्स हैं, तो वो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है। आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं आसानी से और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो लिमिट को लेकर मैंने आपको वीडियो सजेस्ट कर दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब जीएसटी की बात को हम यहाँ साइड कर दें, तो अब आते हैं हम यूपीआई पर। आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कोई भी सामान खरीदता है। जब वो कोई सामान खरीदता है, तो उसका पेमेंट वो आपको कैसे देता है? या तो वो कैश में देता है आपको पेमेंट उसका, या फिर वो आपको यूपीआई कर देता है। यूपीआई में आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया और भी कई सारे मोड हैं, तो वो आपको किसी भी मोड से यूपीआई कर देता है। अब यहाँ हम कुछ छोटे बिज़नेस की बात करें, तो मान लीजिए जैसे कि पान मसाला शॉप हो गया या जनरल स्टोर हो गया या कोई भी रिहाड़ी पटरी वाले हो गए या कोई स्टॉल्स वगैरह है जो भी है, तो ये सब लोग जो है छोटे बिज़नेस या इनको यूपीआई मोस्टली ज़्यादा आता है। अगर हम यहाँ स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूपीआई यूपीआई खेल रहे हैं और यहाँ पर ये लोग ना कोलैबोरेशन कर लेते हैं गेमिंग को लेकर। यूपीआई में आपस में लेन-देन कर लेते हैं, तो एक के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो एक अपना जो है वो कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पैसे खर्च कर रहा है, तो बाकी सबसे वो पैसे ले रहा है। तो ये क्या है, पूरे साल में यहाँ पर जो पूरे साल की लिमिट जब देखी जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, एक लार्ज अमाउंट बन के सामने आता है। नॉर्मल पर्सन्स की बात करें तो नॉर्मल पर्सन्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूपीआई, रिलेटिव से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो यूपीआई के मोड से लोग ले लेते हैं, फ्रेंड से ले लेते हैं। लेकिन जब यूपीआई लेते हैं तब उनको लिमिट्स शायद नहीं याद रहती हैं कि इनकम टैक्स में हमें रिटर्न भी फाइल करना है या फिर उसकी क्या लिमिट्स हैं। तो वो सब उस समय पे लोगों को नहीं याद रहती हैं। बाकी अदर्स कोई भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर एक कुछ ट्रांज़ैक्शंस आपकी लिमिटेड हैं, लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन के केस में आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही आपने ट्रांज़ैक्शन कर रखे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की नीड होगी। अब आईटीआर फाइल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, आप कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, या जो लोग पहली बार आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं आईटीआर कैसे फाइल करना है और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड चाहिए होगा। पैन कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जिन्होंने अभी 18 इयर्स को क्रॉस किया है, तो उनके पास पैन कार्ड्स भी नहीं होते हैं। तो पहले पैन कार्ड को अप्लाई कीजिए। जब पैन कार्ड आपका बन के आ जाए, तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, फिर रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आईटीआर का पूरा प्रोसेस जान सकेंगे और यहाँ पर आप आईटीआर को फाइल कर पाएँगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या-क्या और पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए, जब आप आईटीआर फाइल करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सेविंग, करंट जो भी बैंक अकाउंट है आपके, उन सबके आप स्टेटमेंट्स अपने पास रखिए। फिर उसमें से जो रिलेटिव्स के ट्रांज़ैक्शंस हैं, रिलेटिव्स में दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का नाम दिया गया है इनकम टैक्स में। यहाँ पर जो रिलेटिव्स को ब्लड रिलेशन का नाम दिया गया, और ब्लड रिलेशन में मोस्टली ज़्यादातर आपके सारे ही रिलेटिव्स आ जाते हैं। अपने से रिलेटेड, अपनी वाइफ से रिलेटेड, अपने माता-पिता से रिलेटेड, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब यहाँ पर ब्लड रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो उन सब के ट्रांज़ैक्शंस को यहाँ पर आप पहले तो उसको साइड करेंगे, उसको एक अलग
नोट करके रखेंगे उसके टोटल को कि कितना ट्रांजेक्शन आपने जो है वो रिलेटिव से किया हुआ है, क्योंकि रिलेटिव से जो पैसा आपने लिया है वो एक तरह से टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ से वो सारी ट्रांज़ैक्शंस को आप एक तो अलग करेंगे। उसके बाद आपने दूसरा ट्रांज़ैक्शंस को जो अलग करना है, वो है आपका अकाउंट टू अकाउंट, इंटरनल अकाउंट के ट्रांसफ़र। अगर आप 2 अकाउंट चला रहे हैं, 3 अकाउंट चला रहे हैं, तो कभी आपने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया या फिर वो रिवर्स एंट्री कर ली, कभी पेमेंट शॉर्ट है। तो ये सब जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको भी आप एक्सक्लूड करेंगे, उनको आप अलग करेंगे, क्योंकि वो भी आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। अगर आपने पूरे साल जो कैश डिपॉजिट किया उसका एक तरफ टोटल करके रख लीजिए। अब आप कैश का यहाँ पर जो वो एक फिगर निकल के आ जाएगी आपके पास कि आपने पूरे साल में कितना कैश जमा कराया है। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो रिलेटिव्स के हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, उसको भी आप एक तरह से साइड कर देंगे, उसकी नीड नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो यूपीआई नॉन रिलेटिव्स हैं, यानी कि जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं या और भी कोई अदर पर्सन हो सकते हैं जिससे आपने लिया हुआ है, जो कि रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आते हैं आपकी, तो उसका आप फिगर का टोटल करेंगे कि कितना फिगर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे अगर आप ये ट्रांजैक्शंस लेते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपए साल की लिमिट होती है। 50,000 रुपए साल की यहाँ पर लिमिट होती है, जो कि टैक्स फ्री होती है। उसके बाद जो भी अमाउंट आप फ्रेंड से लेते हैं तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो आपका ट्रांजैक्शंस नॉन रिलेटिव से आ रहा है, यानी कि जो फ्रेंड्स या जो भी अदर जानने वाले हैं उनसे पैसा आ रहा है, तो उसका आप टोटल करेंगे। उसके बाद मोस्टली आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपको मिल जाएँगी सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी मोस्टली यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएँगी। कुछ बैंक्स क्वार्टरली और कुछ बैंक मंथली इंटरेस्ट पे करता है, तो उसका भी एक तरफ आप यहाँ पर टोटल करके रख लेंगे, क्योंकि ये सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी यहाँ पर टैक्सेबल होती है, पर भी आपको टैक्स देना होता है। बाकी अगर कोई सैलरी या कोई भी अदर आपको जो इनकम आ रही है, तो वो आप यहाँ पर इनकम का आप अपना टोटल करके रखेंगे। अब यहाँ पर ये सब टोटल जब आप कर लेंगे, ये सारी फिगर आप यहाँ पर निकाल लेंगे, तब आपके पास दिमाग में आएगा कि आपको आईटीआर के तो कई सारे फॉर्म हैं, आपको कौन-सा चूज़ करना है। तो दोस्तों इस केस में मोस्टली आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आईटीआर 4 इस केस में जो वो इसके लिए सूटेबल रहेगा, तो आप आईटीआर 4 यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपने ट्रांज़ैक्शंस की जो लिमिट टोटल किया था, उसमें आपके पास 2 यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस आ गए। एक तो आपके पास कैश का ट्रांज़ैक्शन आ गया और एक आपका आ गया डिजिटल मोड, यानी कि जो यूपीआई से आपने लिया था, जिसमें से आपने रिलेटिव्स वाले को अलग कर दिया था, नॉन रिलेटिव वाला। नॉन रिलेटिव या जो भी इसमें सारे ट्रांज़ैक्शन आ गए अदर, रिलेटिव्स को छोड़कर। तो ये दोनों मोड आपके सामने आ गए हैं। अब इन दोनों मोड पर टैक्स कैसे लगता है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम कैश ट्रांज़ैक्शंस की बात करें, तो जो भी आपका कैश ट्रांज़ैक्शन हुआ पूरे साल में, उसको यहाँ पर हमने टर्नओवर का नाम दिया है। तो इस टर्नओवर का आपको 8% के हिसाब से टैक्स देना होता है, कम से कम 8% देना होता है। इससे ज़्यादा आप कितना भी दिखा सकते हैं, कम से कम यहाँ पर 8% आपको टैक्स देना होगा उसके ऊपर। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी कैश आपने जो पूरे साल में जमा कराया है, वो 15 लाख रुपए का कैश जमा कराया है। तो यहाँ पर आप 15 लाख का 8% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए आता है। यानी कि 1,20,000 रुपए आपका ये वो अमाउंट है, जिसके ऊपर आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। यानी कि आपका टैक्सेबल इनकम बन गया। डिजिटल मोड की बात करें, तो इसको भी मैंने टर्नओवर का नाम दिया हुआ है, जो टोटल आपका डिजिटल मोड से आपके यूपीआई का जो लेन-देन हुआ है। लेकिन यहाँ पर लेन-देन में आप एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका लेने वाला अमाउंट ही देखा जाएगा, देने वाले अमाउंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई नॉन रिलेटिव से ट्रांज़ैक्शन किया है, मान लीजिए कि आपने ₹5,000 किसी से लिए और वो ₹5,000 सेम फाइनेंशियल ईयर में आपने वापस कर दिए, तो वो तो ज़ीरो हो गई एंट्री। यहाँ पर तो इस पे तो कोई इनकम आपकी बनी नहीं। लेकिन जो पैसा ऐसा है जो सिर्फ़ आपके पास आया ही आया है, आपने वो पैसा सिर्फ़ लिया है, ना कि दिया है, तो वो सिर्फ़ लेने वाले पैसे की यहाँ पर बात हो रही है। आप खर्च कहाँ करते हैं इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास जो पैसा आ रहा है, वो पैसा देखा जाता है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर जो टर्नओवर है वो सिर्फ़ आने वाला है पैसा, जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो डिजिटल मोड की अगर हम बात करें, तो डिजिटल मोड में आपको कम से कम 6% का यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट दिखाना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए का यूपीआई रिसीव किया है, तो उस 10 लाख रुपए के यूपीआई पर आपको 6% कम से कम प्रॉफ़िट दिखाना होगा, तो वो प्रॉफ़िट यहाँ पर निकल के आपके आता है 60,000 रुपए। तो अगर इन दोनों का अगर हम टोटल करें, तो 1,80,000 रुपए आपकी ऐसी इनकम बन गई जिसके ऊपर आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 टैक्स स्लैब हैं, एक न्यू है और एक ओल्ड है। तो न्यू वाले में तो जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए की इनकम को जो वो एग्ज़ेम्प्ट रखा गया है और ओल्ड वाले में 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो हमारी एग्ज़ेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर रिबेट के माध्यम से देखा जाए तो ओल्ड वाले टैक्स स्लैब में हमारी 5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है और न्यू वाले टैक्स रेजिम में हमारी 7 लाख की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। ये तो आपके पास यहाँ पर 1,80,000 की इनकम आ चुकी है।
तो जो कि टैक्स फ्री है, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ज़ीरो टैक्स देना है आपको। लेकिन यहाँ पर आप इस फिगर को बढ़ा सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरी फिगर काफ़ी कम हो रही है, तो आप यहाँ पर इस फिगर को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए कि आपने ये दोनों पे 20-20% के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट दिखाएँगे, तो यहाँ पर 15 लाख का 20% आपका 3 लाख रुपए होता है और यहाँ पर 10 लाख का 20% आपका 2 लाख रुपए होता है, जो कि टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए हो जाता है। तो जो कि 5 लाख रुपए भी आपका टैक्स फ्री है, जिस पर टैक्स बनेगा आपका ज़ीरो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आपने समझा तो दिया कि आईटीआर 4 आप फाइल कर लीजिए, लेकिन आईटीआर 4 को फाइल करें कैसे? तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर आप आएँगे तो यहाँ पर आपको आईटीआर 4 की वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरे डिटेल से बारीकी से लाइव एग्जांपल के साथ समझाया है। आप इस वीडियो को देख के आईटीआर 4 खुद से फाइल कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक भी मैंने आई बटन पर दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।